कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं और फैक्टर्स अंडरलाइन डेवलपमेंट भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, अब जो डेवलपमेंट है वो कभी भी वैक्यूम में नहीं होता। वैक्यूम का मतलब है कभी भी सिर्फ अकेलेपन में डेवलपमेंट नहीं होता है, इस लाइन का मतलब ये है। और बहुत बारी ये लाइन कोट करके आ जाती है और उसके बाद में यू हैव टू एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो डेवलपमेंट कभी भी वैक्यूम में नहीं होता, वो हमेशा एक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है। मतलब हमारा सोशल फैक्टर्स और हमारे कल्चरल फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं। इट ऑलवेज हैपेंस इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट दिया है वो यूरी ब्रॉनफ्रेंड बेनर्स ने दिया है। ये नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है और जब तुम इसका इंट्रोडक्शन लिख रहे होगे तो इंट्रोडक्शन में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यूरी ब्रॉनफ्रेंड बेनर्स ने कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट दिया, जिसमें उन्होंने एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर रोशनी डाली है कि किस तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यूजुअली 3 नंबर का आ जाता है या 4 नंबर का आ जाता है। बहुत बड़ी टीचर्स 6 नंबर का भी दे देती है। तो 6 नंबर में एंड में जो मैंने एक इमेज दे रखी है तुम वो बना सकते हो या फिर एनसीईआरटी वाली भी बना सकते हो, अप टू यू। मैंने नोट्स में थोड़ी सी इमेज, थोड़ी सी एनहांसिंग इमेज दी है मैंने ताकि वो तुम्हें अच्छे से समझ में आए। ओके, सो उनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होती है वो कुछ सिस्टम्स में होती है। पहला जो सिस्टम है वो है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में आ जाते हैं आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट का मतलब है जिसमें आपका फैमिली, फ्रेंड्स, बेसिकली आपके ऐसे लोग जिनसे आप सबसे पहले इंटरैक्ट करते हो वो आते हैं आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में और आपके माइक्रो सिस्टम में, और किस तरीके से वो आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड सिस्टम जो है वो है मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम में आ जाता है इंटरैक्शन ऑफ सोशल एजेंट्स। जिन एजेंट्स की हमने यहाँ पर बात करी है, सोशल एजेंट्स, जैसे जो लोग आपको बताते हैं कि आपको सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, वो आपके सोशल एजेंट्स हैं। जैसे आपका फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, आपके नेबर्स, ये सारे आपके सोशल एजेंट्स हैं। सो मेसो सिस्टम में आ जाता है इंटरैक्शन ऑफ द सोशल एजेंट्स। इंटरैक्शन मतलब कि आपकी फैमिली फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचती है तो आपका भी डेवलपमेंट उसी तरीके से ही अफेक्ट होगा। अगर आपकी फैमिली सोचती है कि आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आपका भी रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ में बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी फैमिली सोचती है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स को अच्छे से उनको ग्रीट करना चाहिए या व्हाटसोएवर, तो आप भी वैसा ही टीचर्स के साथ में बिहेव करोगे। सो जो इंटरैक्शन होता है सोशल एजेंट्स का वो आ जाता है मेसो सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में ऐसी सोशल सेटिंग्स आ जाती हैं child does not participate directly। ऐसी चीजें जिसमें बच्चा डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लेकिन वो चीजें उसे अफेक्ट जरूर कर रही हैं। अगर बच्चे के सामने पेरेंट्स लड़ रहे हैं या पेरेंट्स नेबर्स के साथ में लड़ रहे हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं या फिर पेरेंट्स बहुत ज्यादा काइंड है किसी के साथ में, तो बच्चा उस चीज में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लेकिन वो सारी चीजें उसे अफेक्ट जरूर कर रही हैं। दिस इज एक्सो सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आ जाता है आपका कल्चर। अब जिस भी कल्चर में बच्चा रहता है वो कल्चर भी बच्चे की डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर वो इंडियन कल्चर या किसी भी एशियन कल्चर में है तो उसकी डेवलपमेंट उसी कल्चर के अकॉर्डिंग होगी। अगर वो किसी वेस्टर्न कल्चर में है तो उसकी डेवलपमेंट उस कल्चर के अकॉर्डिंग होगी। इंडियन कल्चर्स में भी बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, वेस्टर्न कल्चर्स और नैरो डाउन होते हैं, तो उस तरीके से कल्चर भी उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनो सिस्टम।
क्रोनो सिस्टम में हर चीज आ जाती है। अब एक इंसान का लाइफ कोर्स, एक इंसान की सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, जिसमें अब उस बच्चे के पेरेंट्स के डिवोर्स आ सकता है, इकोनॉमिक सेटबैक आ सकता है। तो बेसिकली बच्चे ने जो जो देखा है अपने चाइल्डहुड में वो आ सकता है क्रोनो सिस्टम में, और वो सारी चीजें किस तरीके से बच्चे को अफेक्ट करती हैं या उसका डेवलपमेंट किस तरीके से अफेक्ट हुआ होगा वो आ जाता है क्रोनो सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर हम नट शेल में इसको कंक्लूड करें तो ब्रॉनफ्रेंड बेनर्स का जो व्यू है चाइल्डहुड डेवलपमेंट का, वो बहुत ज्यादा ये मानते हैं कि इट इज अफेक्टेड बाय द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड दैट एनवलप्स हिम और हर। जो हमारा वर्ल्ड है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और यही कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड जो है बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। अब हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को कोई भी मतलब एक, हमें लगता है कि वो चीज बहुत छोटी है, लेकिन माइन्यूट से माइन्यूट चीजें जो हैं बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। अब बहुत बड़ी तुमने सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बच्चा गाली दे रहा है तो पेरेंट्स को बड़ी खुशी हो रही होती है, पेरेंट्स हंस रहे होते हैं उसके ऊपर, आसपास के लोग भी हंस रहे होते हैं। अभी वो अपनी तोतली भाषा में जब वो गाली दे रहा है तो तुम्हें बहुत फनी लग रहा है, बट कल को जब वो तुम्हें अपनी नॉर्मल भाषा में, जब उसकी लिटरेसी आ जाएगी, उसकी जुबान डेवलप हो जाएगी, तब वो तुम्हें जब वो गाली देगा ना तब तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा समझ नहीं रहा है, लेकिन बच्चा सब समझ रहा होता है, बच्चा सब सुन रहा होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बचपने में बच्चे को गालियां देना सिखा रहे हो, लोगों को अपशब्द बोलने सिखा रहे हो, तो कल को वो आपको भी बोलेगा, और फिर बड़े होकर आपको उस चीज को बहुत गुस्सा आएगा। सो इन अ नट शेल, हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही है, और हमें उन चीजों को थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। मेजो सिस्टम में इंटरैक्शन ऑफ द सोशल एजेंट्स हैं कि जैसे अगर सपोज करते हैं जैसे फ्रेंड्स भी तुम्हारे सोशल एजेंट्स में ही आ रहे हैं। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें बार बार अपने अपने फैमिली के बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, और तुम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपने पीयर्स से सराउंडेड हो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा। तुम भी अपने पेरेंट्स के बारे में वैसा ही सोचने लग जाओगे। अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोज करते हैं कि तुम्हारे सामने बैठकर नेबर्स की गॉसिप कर रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में किसी की गॉसिप कर रहे हैं, तो तुम भी क्या करोगे, तुम्हारा भी नैरेटिव उस इंसान के बारे में वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, ऐसा होता होगा फैमिलीज में, बहुत बड़ी पेरेंट्स बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, जिससे बच्चों का भी एक नैरेटिव बन जाता है, एक ओपिनियन बन जाता है उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में। तो ये है इंटरैक्शन ऑफ द सोशल एजेंट्स, कि किस तरीके से ये सोशल एजेंट्स एक साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ इट इज अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, कोई डाउट? ओके, अब ये था एक एक मॉडल जिससे हमने डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है इकोलॉजिकल मॉडल, जो कि दिया है दुर्गानंद सिन्हा ने। अब दुर्गानंद सिन्हा क्योंकि वो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही डेवलपमेंट को समझाने की कोशिश करी है। ये यूरी ब्रॉनफ्रेंड बेनर्स ने दिया था, तो ये थोड़ा वेस्टर्न है। दुर्गानंद सिन्हा ने एक इंडियन ओपिनियन दिया है, एक इंडियन मॉडल दिया है। ठीक है, समहाउ इट इज सिमिलर ओनली। अब दुर्गानंद सिन्हा के हिसाब से उन्होंने एक लॉजिकल मॉडल जो दिया है, उन्होंने डेवलपमेंट को समझा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अब उनके हिसाब से जो बच्चे की इकोलॉजी है वो दो सेंट्रिक लेयर्स में देखी गई है। अपर लेयर,
एंड सराउंडिंग लेयर। दो लेयर्स में बच्चे की इकोलॉजी देखी गई है। इकोलॉजी से हम मानते हैं बच्चे का आसपास का एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोलॉजी का मतलब है बच्चे का जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है, अब वो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट हो या आसपास के लोग हो, वो आता है इकोलॉजी में। तो वो दो लेयर्स में डिवाइडेड है, अपर लेयर और सराउंडेड लेयर। अब हम समझेंगे कि अपर लेयर में क्या क्या आता है और सराउंडिंग लेयर में क्या क्या आता है। अपर लेयर या फिर हम मोर विजिबल लेयर जो बोले, उसमें आ जाता है बच्चे का घर, बच्चे का स्कूल, उसका पीयर ग्रुप एंड एवरीथिंग एल्स दैट वी हैव स्टडीड इन द माइक्रो सिस्टम, जिनको हम सोशल एजेंट्स मानते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, वो जो अपर लेयर में विजिबल भी होता है, उसमें आ जाती है बच्चे का घर, उसकी कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ ओवर क्राउडेडनेस, कि बच्चे के पास में प्रिवेसी है या नहीं है। इसके अलावा हर मेंबर को प्रिवेसी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे को किस तरीके के टॉयज मिल रहे हैं, बच्चे को किस तरीके की टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस मिल रही हैं, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि अपर लेयर में आती हैं। सेकेंड इज नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। किस तरीके के स्कूल में बच्चा पढ़ता है, किस तरीके की फैसिलिटीज बच्चे को मिल रही हैं अपने स्कूल में, अपने कल्चर में किस तरीके की फैसिलिटीज उसे मिल रही हैं। जैसे अगर तुम्हारे स्कूल में मे बी एसी होगा, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट में भी एसी है, बट गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके पास एसी नहीं है, तो फैसिलिटीज आर वेरी मच डिफरेंट। दैट इज वाई देयर डेवलपमेंट आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अपर मिडिल क्लास और द मिडिल क्लास। ठीक है, देन अगर हम थर्ड चीज देखें तो वो है इंटरैक्शंस एंड एक्टिविटीज जो कि पीयर ग्रुप्स में होती हैं चाइल्डहुड के दौरान। किस तरीके का खेल बच्चा खेल रहा है, किस तरीके की एक्टिविटीज बच्चा कर रहा है, वो भी उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब जैसे अगर हम बात करें, हम प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, आपको किस तरीके की एक्टिविटीज कराई जाती हैं। आपके पास में अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, स्कूल में कंप्यूटर लैब्स हैं, एग्जैक्टली लाइब्रेरीज हैं, और लाइब्रेरी में अच्छी खासी बुक्स भी हैं जिनको आप पढ़ के थोड़ा अवेयर हो सकते हो। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं आप करते हो, हम आपको प्रोजेक्ट देते हैं कि ओके एआई पे प्रोजेक्ट बनाओ, या फिर डिफरेंट डिफरेंट हम प्रोजेक्ट देते हैं आपको, जिससे आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं पॉलिश होती है। लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, वो अलग तरीके के खेल खेल रहा है, वो अलग तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है, अब मैं बार बार गवर्नमेंट स्कूल वाली चीज इसलिए ला रही हूँ बिकॉज दीज आर द टू डिफरेंट ग्रुप्स वी हैव टू रेफर टू। तभी मैं समझा पाऊंगी कि कैसे ये सारी चीजें जो है डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो जो चीजें जिन चीजों के बारे में तुम बात करोगे वो एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को नहीं पता होगा, या जिन चीजों के बारे में एक और, क्योंकि हमारे पास में क्लास है, रिच क्लास भी है, रिच क्लास जो है वो अलग स्कूल में जाती है। अगर तुम आईबी के बच्चों से बात करोगे तो उनको सीबीएसई की चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आईबी के बच्चे और आगे हैं। तो इस तरीके से किस तरीके की आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज आप कर रहे हो, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर डेवलपमेंट। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ये होगा अभी वो होगा, ये कंसिस्टेंटली साइमल्टेनियसली ये फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम बहुत ज्यादा, अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, हमारे घर का एनवायरनमेंट, हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट, लेकिन हम बहुत बड़े एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत परवेसिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सराउंडिंग लेयर। ठीक है, जिसमें आ जाता है बच्चे का इकोलॉजी, जो कि बहुत हद तक साइमल्टेनियसली अपर लेयर के फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता रहता है। ठीक है, अब इसमें ये जो ये जो सराउंडिंग लेयर के फैक्टर्स हैं वो बहुत बड़ी विजिबल नहीं होते हैं, जैसे अपर लेयर के फैक्टर्स बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, सराउंडिंग लेयर के उतने विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन वो अफेक्ट जरूर करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एलिमेंट्स ऑफ सराउंडिंग लेयर। एलिमेंट्स क्या है? जनरल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर बच्चे की स्पेस और फैसिलिटीज आ जाती है, कि मतलब उसके घर के आसपास का जो एरिया है जहां पर वो खेल पा रहा है कि नहीं खेल पा रहा, उसके पास प्रिवेसी है या नहीं है, उसके पास स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, वो सेफ है या नहीं है उन जगहों पर, ये सारी चीजें आ जाती हैं जनरल ज्योग्राफिकल कंडीशंस में। ठीक है, देन
जनरल कंजेशन कैसा है लोकेलिटी में, एंड लोकेलिटी में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है। अगर ज्यादा लोग होंगे तो अगेन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ chaos इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो मेजर दिल्ली को छोड़ के गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं। गुड़गांव में ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे सोसाइटी के ही अंदर सब कुछ है, तो बच्चा क्या है, सेफ भी है वहां पे, उसके पास में बहुत कुछ करने के लिए भी है। एट द सेम टाइम उन्हें पता है कि यहाँ पे सिर्फ 100-200 फैमिलीज हैं, 100-200 फैमिलीज के लिए एरिया बहुत बड़ा है, तो बच्चा जो चाहे कर सकता है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं नोएडा गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बच्चा अपनी ही लोकेलिटी में सेफ नहीं है, अपनी लोकेलिटी में खेल नहीं सकता है, बहुत सारी लोकेलिटीज में, ठीक है। देन सेकेंड अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, जो कि कास्ट, क्लास और अदर फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सेटिंग जैसे कि डिफरेंट क्लास के, जैसे मैं अगेन उसी चीज पर आ रही हूँ कि आईबी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे थोड़े अपर मिडिल क्लास में आते हैं या फिर रिच क्लास में आते हैं, तो वो लोग सीबीएसई से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सीबीएसई थोड़े मिडिल क्लास में चले जाते हैं, हमसे भी नीचे जो पॉवर्टी रिडन है या लोअर मिडिल क्लास है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाते हैं। तो ये जो जिस तरीके की इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स जो है एक क्लास प्रोवाइड कर रही है या ये एक कास्ट प्रोवाइड कर रही है। जैसे तुम देखोगे जो पंजाबीज होते हैं या जो बनियास होते हैं या फिर जो जाट्स होते हैं, उनकी जो तरीके का जो नॉलेज होता है, जो एजुकेशन होता है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में आ गई। जैसे नेक्स्ट है, अब बच्चे को जनरल अमेनिटीज अवेलेबल है या नहीं है। जनरल अमेनिटीज लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, साफ खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी सराउंडिंग लेयर्स में, और ये सारी चीजें भी ऑफकोर्स बच्चे की डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सो विजिबल और जो सराउंडिंग लेयर के फैक्ट, हाँ जी, ये सराउंडिंग लेयर में डाला है उन्होंने, क्योंकि बहुत बारी हमें ऐसा लगता है कि कहाँ ही किसी को फर्क पड़ेगा कि रोज का हसल है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है, बट जनरल लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस होना तो चाहिए, बट अब दुर्गानंद सिन्हा ने उसे सराउंडिंग लेयर में डाला है, ठीक है। ओके, सो विजिबल लेयर हो या सराउंडिंग लेयर के फैक्टर्स हो, ये एक दूसरे के साथ में मिलकर इंटरैक्ट करके एक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं फॉर डिफरेंट पीपल, क्योंकि हर इंसान चाहे वो सेम लोकेलिटी में भी रह रहा है या सेम फैमिली में भी रह रहा है, तब भी उसके एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट होंगे, सो वी कैन नॉट जज। The ecological environment can change or alter during any time of the individual's lifespan. Ecological conditions मतलब आसपास की जो कंडीशन है वो कभी भी चेंज हो सकती है। अब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं, तो इकोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो गई, तो वो कभी भी चेंज हो सकती है, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए अगर हमें ये समझना है कि कैसे एक इंसान फंक्शन कर रहा है, तो हमें ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, उसके डेवलपमेंटल टाइम के एक्सपीरियंसेस किस तरीके के रहे हैं। तो इससे कंक्लूजन भी ये है, बट एक लाइफ लेसन भी तुम लोगों को मिलता है कि आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। आपको नहीं पता एक इंसान किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसकी वजह उसके डेवलपमेंटल चैलेंजेस हो सकते हैं। मे बी उसने अपनी लाइफ में बहुत छोटे होते हुए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करे हैं जो भगवान की दया से तुमने फेस नहीं करे, तो इसलिए आज वो इंसान थोड़ा ऐसा है। तो यू कैन नॉट जज। अगर आपको एक इंसान को जानना है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो जानने की कोशिश करो कि उसके डेवलपमेंटल ईयर्स कैसे रहे थे जिसकी वजह से आज वो ऐसा है, ठीक है। तो विद एवरी कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी इज गोइंग टू मेक यू हम्बल, क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो तुम्हें मिला है शायद वो दूसरे बंदे को नहीं मिला, इसलिए वो इंसान तुमसे इतना अलग है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट उस इंसान को बुरा मत समझो, क्योंकि उसके चैलेंजेस और उसके एक्सपीरियंसेस तुमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट इज
overview of developmental stages. सो डेवलपमेंट जो है वो पीरियड्स और स्टेजेस में हम डिफाइन करते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं। जो ह्यूमन लाइफ है वो प्रोसीड करती है थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ह्यूमन लाइफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में चल रही है। अब जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो एज्यूम किया जाता है कि टेम्पररी है, और बहुत बारी एक डोमिनेटिंग फीचर होता है हर डेवलपमेंटल स्टेज में जो उसका लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है और उस पीरियड को बहुत ज्यादा यूनिक बना देता है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टेजेस पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा दैट यस देयर इज अ यूनिक फीचर इन एवरी स्टेज। अब एक पर्टिकुलर स्टेज के दौरान एक जो इंडिविजुअल है वो प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स अ गोल। हर स्टेज में एक गोल होता है। गोल क्या है? अ स्टेट और एबिलिटी दैट ही और शी मस्ट अचीव इन द सेम ऑर्डर एज अदर पर्सन्स बिफोर प्रोग्रेसिंग टू द नेक्स्ट स्टेज इन द सीक्वेंस। गोल ये है कि उसको बाकी बच्चों जैसे या बाकी लोगों जैसा सेम एबिलिटीज से कोप करना है, सेम एबिलिटीज अपने अंदर डालनी है जैसे बाकी बच्चों के अंदर है दूसरी स्टेज में जाने से पहले। तो हर स्टेज का एक फीचर है, एक गोल है जो कि बच्चे को अचीव करना है, जिसको हम साइकोलॉजी की भाषा में या मेडिकल टर्म में माइलस्टोन्स बोलते हैं। ये टर्म तुमने सुनी होगी अगर तुम किसी पीडियाट्रिशियन के पास में कभी गए हो, या फिर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये टर्म डेफिनेटली सुनी होगी कि हर एज में एक माइलस्टोन होता है जो बच्चे को पार करना होता है। वो माइलस्टोन वो पार करेगा तो वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, सो इंडिविजुअल्स डू वेरी। अब बच्चे वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कभी कभार हो सकता है कि एक बच्चे ने 2 महीने के बाद चलना शुरू किया, एक बच्चे ने 4 महीने पहले चलना शुरू कर दिया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। ऐसी डिलेज और ऐसा जल्दी होता रहता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट हर बच्चे का हर स्टेज में अलग हो सकता है, लेकिन हमें ये नोट करने की जरूरत है जो कुछ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है या फिर जो कुछ स्किल्स हैं वो हम इजिली लर्न कर लेते हैं एक स्टेज में एज कंपेयर टू अदर स्टेजेस में। ठीक है, तो ये भी धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा। अब ये जो अकम्पलिशमेंट्स हैं एक इंसान की, ये सोशल एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं डेवलपमेंटल स्टेज के लिए, जिनको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल टास्क। जैसे मैंने माइलस्टोन बोला, आप डेवलपमेंटल टास्क भी बोल सकते हो, क्योंकि उस बच्चे के लिए ये एक सोशल एक्सपेक्टेशन बन जाती है। जैसे होता है ना कि अरे बच्चा 3 साल का हो गया अभी तक बोलना शुरू नहीं किया, क्योंकि उसके लिए एक डेवलपमेंटल टास्क है, वो उसको करना ही पड़ेगा 3 साल से पहले, वरना अगेन उसकी या तो कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर स्पीच में कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन हर बच्चे को ये माइलस्टोन्स पार करने होते हैं और ये सोशल एक्सपेक्टेशंस बन जाते हैं जिनको हम डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट स्टेज जो है वो है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज जो कि तब की है जब हम बच्चा कंसीव होता है, कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ तक का जो स्टेज है उसको हम प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं, जो कि 40 वीक्स के लिए लास्ट करता है या फिर 9 मंथ्स के लिए लास्ट करता है। बहुत बड़ी प्री मेच्योर भी हो जाते हैं बच्चे, लेकिन 40 वीक्स या 9 मंथ तो है ही है। फ्रॉम कॉन्सेप्शन टिल बर्थ इज योर प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट आर द मेटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अफेक्ट प्रीनेटल डेवलपमेंट। अब मेटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मदर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रीनेटल डेवलपमेंट के लिए। अगर उन कैरेक्टरिस्टिक्स में जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चे की प्रीनेटल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे आगे जाके बच्चे को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। अब प्रीनेटल डेवलपमेंट जो है वो मेटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। मेटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं मदर का एज, मदर का न्यूट्रिशन और मदर की इमोशनल स्टेट। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मदर को कोई डिजीज या इंफेक्शन है तो बच्चे का प्रीनेटल डेवलपमेंट बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रूबेला, जर्मन मिसल्स,
जेनाइटल हर्ब्स एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV, ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स कर देते हैं एक न्यूबॉर्न के अंदर। तो अगर मदर को HIV है, मदर को रूबेला है, तो बच्चे के अंदर भी चला जाएगा थ्रू जीन्स एंड बच्चा उसको जेनेटिकली फिर कैरी करेगा, विच विल अगेन यू नो व्हाट हैपेंस विद HIV। ठीक है, नेक्स्ट इज टेराटोजेंस। व्हाट आर टेराटोजेंस? अगेन अ रिकरिंग क्वेश्चन, 2 मार्कर हो सकता है। अब जो अनदर सोर्स ऑफ थ्रेट है प्रीनेटल डेवलपमेंट के लिए वो है टेराटोजेंस। टेराटोजेंस जो होते हैं वो एनवायरमेंटल एजेंट्स होते हैं जो बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट में डेविएशन कॉज कर देते हैं, यानी कि विच कैन लीड टू सीरियस एबनॉर्मैलिटीज और डेथ। ओके, अब जो कॉमन टेराटोजेंस हैं वो है ड्रग्स, इन्फेक्शंस, रेडिएशंस एंड पॉल्यूशन। इनटेक ऑफ ड्रग्स, अगर माँ जो है प्रीनेटल डेवलपमेंट के दौरान, मतलब जब बच्चा कंसीव हो रखा है, अगर मदर ने मैरिजुआना, हेरोइन, कोकेन एक्सेट्रा, अल्कोहल, टोबैको अगर उन्होंने कंज्यूम कर लिया तो उसका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा फीटस के ऊपर, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। अब रेडिएशन की अगर हम बात करें तो अगर तुमने सुना हो तो जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको ज्यादातर हम एक्सरेज के लिए मना करते हैं कि अगर आप एक्सरेज अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज अवॉइड करो, क्योंकि एक्सरेज में से रेडिएशन निकलता है, वो रेडिएशन बच्चे को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि फीटस अभी बहुत नाजुक है, वो बहुत फ्रेजाइल है, वो किसी भी चीज से अफेक्ट हो जाएगा। सो रेडिएशन जो है एक्सरेज में आ गया, और कुछ केमिकल्स जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जो केमिकल्स होते हैं वो परमानेंट डैमेज कर सकते हैं जीन्स के अंदर। ठीक है, अब जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर जो टॉक्सिक वेस्ट है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मर्करी, ये सब सीरियस सोर्सेज ऑफ डेंजर हैं टू द अनबॉर्न चाइल्ड। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना सुना है, लेकिन झारखंड में एक ऐसा गांव है जहां पर हाँ वो गुवाहाटी के पास है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल की वजह से जहाँ पर अभी इथेनॉल की इंडस्ट्री भी है। हाँ, वहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज है, अभी इथेनॉल की भी इंडस्ट्री वहीं पे ही लगी है। वहाँ पे 100-200 लोग रहते हैं मुश्किल से, छोटा सा गांव है वो बहुत। हाँ एग्जैक्टली मतलब वहां पर ये पॉल्यूटेंट्स ने, ये रेडिएशंस ने उनके जीन्स को इतने बुरे तरीके से प्रभाव कर दिया है कि आगे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ये सारी चीजें लेकर ही पैदा हो रहे हैं। झारखंड में भी ऐसा एक गांव है जहां पर हवा में कुछ है, उनके पानी में कुछ है, और वो पानी उनको कंज्यूम करना ही पड़ रहा है क्योंकि उनके पास में सर्वाइवल के लिए और कुछ है ही नहीं। तो वो पानी में इतना ज्यादा लेड है कि उनको वो कंज्यूम करके कैंसर जो है वो उनका जीन्स का पार्ट बन चुका है। एवरी अदर पर्सन, एवरी अदर चाइल्ड हैज कैंसर इन दैट विलेज। ये झारखंड का एक विलेज है। हाँ, क्योंकि वो हाँ क्योंकि ये जो टेराटोजन है ये कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटीज कर सकता है बच्चे के अंदर। अभी किसी के अंदर मेंटल प्लस फिजिकल इलनेसेस हो सकती है, किसी के अंदर सिर्फ फिजिकल इलनेस हो सकती है, यू नेवर नो। क्योंकि जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था उसका भी आज तक प्रभाव वो पूरी तरीके से रिवर्स नहीं कर पाए हैं। आज भी 10 में से एक बंदा जो है वो लेके पैदा होता है प्रॉब्लम, क्योंकि वो उस चीज को रिवर्स नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो जीन्स में जा चुका है। तो ये जो टेराटोजेंस हैं वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं जिससे कोई कमिंग बैक नहीं है। वो जीन्स को आप कैसे चेंज करोगे ना, नहीं कर सकते आप चेंज। इनफैंसी नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट क्लास में शुरू करवाऊंगी। ठीक है।